फिर से आपके चैनल कॉम्पिटिटिव टारगेट क्लासेस पे आज का वीडियो बीपीएससी 68 के पीटी का टेस्ट सीरीज से है, जो कि इस वीडियो में टेस्ट सीरीज का डिस्कशन के साथ साथ आपको बताया जाएगा, सारे क्वेश्चन को अच्छे से एक्सप्लेन किया जाएगा। यदि आप हमारे चैनल पे नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, यदि हमारा वीडियो अच्छा लग रहा हो तो इसे लाइक ज़रूर करें। तो चलो हम अपने वीडियो की ओर चलते हैं, जो कि बीपीएससी 68 पीटी का टेस्ट सीरीज है एचडी पब्लिकेशन का। उसके सारे क्वेश्चन को एक्सप्लेन किया जा रहा है, सबके डिस्कशन के साथ है। इसमें 2 मिनट का आप लोग को 2 सेकेंड का आपका टाइम दिया जाएगा, जो आप इसे टिक करके देखो कि इसमें कितने क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं, क्योंकि कोई भी एग्जाम देने से पहले टेस्ट सीरीज लगाना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो चलो हम अपने क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। तो यहाँ पे देख रहे हैं जो है, होयसलों की प्राचीन राजधानी द्वार समुद्र का वर्तमान नाम। होयसलों की प्राचीन राजधानी द्वार समुद्र का वर्तमान नाम क्या है? द्वार समुद्र का वर्तमान नाम क्या है? तो इसका आंसर हलेविड होगा। हलेविड होयसल की प्राचीन राजधानी द्वार समुद्र का वर्तमान नाम है। हालेविड को द्वार समुद्र भी कहा गया है। हालेविड को द्वार समुद्र भी कहा गया है। वही क्वेश्चन नंबर 2 में आते, अकबर का मकबरा कहाँ पर स्थित है? अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है? तो ये सिकंदरा में स्थित है, सिकंदरा में। वहीं अकबर के बारे में बताया जाए कि अकबर का मकबरा सिकंदरा नामक गांव में स्थित है, जिसे सुल्तान सिकंदर लोदी ने अपने नाम पर बसाया था। अकबर ने इसका नाम बहिस्ताबाद रखा था। क्या रखा था? बहिस्ताबाद। वहीं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर आगे की ओर चलते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन है, अकबर के काल में महाभारत का फारसी अनुवाद किसके निर्देशन में हुआ था? तो इसका आंसर फैजी है। अकबर के काल में महाभारत का फारसी अनुवाद जिसके निर्देशन में हुआ था वह है फैजी। तो अकबर ने अपने राजकवि फैजी की अध्यक्षता में एक अनुवाद विभाग की स्थापना की थी। अकबर के आदेश से महाभारत के विभिन्न भागों का फारसी में अनुवाद फैजी आदि विभिन्न विद्वानों के सम्मिलित प्रयासों से किया गया है। तो आगे की ओर चलते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 4 है। तो 4 में देखते हैं, इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ प्रथम का समकालीन भारतीय राजा था। इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ का प्रथम समकालीन भारतीय राजा कौन था? तो यह है अकबर। वहीं क्वेश्चन नंबर 5 की चर्चा किया जाए कि अकबर के दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज व्यक्ति कौन था? ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आप लोग का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में देखोगे तो ये बहुत बार पूछा कि अकबर के दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज व्यक्ति कौन था? तो रॉल्फ फिंच। कौन? रॉल्फ फिंच। रॉल्फ फिंच फतेहपुर सीकरी और आगरा में पहुंचने वाला पहला अंग्रेज व्यापारी था। इसने भारत के विभिन्न भागों में भ्रमण करते हुए अनेक स्थानों का अवलोकन किया तथा 16वीं सदी के भारतीय व्यापारिक और तथा नगरों केंद्रों के बारे में मूल्यवान विवरण प्रस्तुत किया गया है। वहीं क्वेश्चन नंबर 6 की बात किया जाए तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, मराठों के उत्कर्ष का निम्न में से कौन सा कारण सही है? मराठों के उत्कर्ष का निम्न में कौन सा कारण सही है? तो यहाँ पे सारे कारण सही है, जो कि धार्मिक चेतना, राजनीतिक जागृति, भौगोलिक सुरक्षा, उच्च नेतृत्व शक्ति, मतलब कि सब होंगे। तो इसका आंसर ई होने वाला है। वहीं आगे की ओर चलते हैं, जो है अब आप लोग को ये भी जानना होगा कि बहुत ध्यान से आप लोग को क्वेश्चन का आंसर देना पड़ेगा, क्योंकि बीपीएससी में भी अब निगेटिव मार्किंग डाल दिया गया। पहले होता था कि निगेटिव मार्किंग नहीं दिया जा रहा था, लेकिन अब 68 में आपका निगेटिव मार्किंग भी। तो सारे क्वेश्चन को ध्यान से पढ़कर आपको टिक लगाना पड़ेगा। चलो क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं, जो शिवाजी के मुगलों की कैद से भागने के समय कौन से नगर में कैद थे? शिवाजी मुगलों की कैद से भागने के समय कौन से नगर में कैद थे? तो इसका आंसर आपका आगरा है। क्वेश्चन नंबर 8 की बात की जाए तो है यहाँ पे है, निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी थी? क्या एक षड्यंत्र की संज्ञा दी थी? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर सर जेम्स ऑटरम एवं डब्ल्यू टेलर होगा। सर जेम्स
आउटरम एवं डब्ल्यू टेलर इसका आंसर होगा। वहीं क्वेश्चन नंबर 8 की चर्चा किया जाए तो सर जेम्स आउटरम एवं डब्ल्यू टेलर ने 1857 के विद्रोह को हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र का परिणाम बताया। वहीं जॉन लॉरेंस और सिले के अनुसार यह केवल एक सैनिक विद्रोह है, जो कि दो क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। 1857 में सैनिक विद्रोह किसने कहा उस युद्ध को, तो जॉन लॉरेंस और सिले ने। वही षड्यंत्र की संख्या किसने दी, तो सर जेम्स आउटरम एवं डब्ल्यू टेलर ने। तो आगे की ओर चलते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या वो कह रहा है कि वर्ष 1938 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन, कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन जो कि 1938 में हुआ था, की अध्यक्षता किसने की, तो इसका आंसर सुभाष चंद्र बोस। क्या हो जाएगा आंसर, सुभाष चंद्र बोस। इस अधिवेशन की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने की थी। इस अधिवेशन में राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया गया तथा पंडित जवाहरलाल नेहरू को इसका अध्यक्ष बनाया गया। यदि पूछा जाएगा राष्ट्रीय कांग्रेस हरिपुरा अधिवेशन के अध्यक्ष किसे बनाया गया था, तो जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता किसने की थी, तो सुभाष चंद्र बोस ने। वही क्वेश्चन नंबर 10 की भी बात किया जाए, जो कि जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, तो ये हमारे जेबी कृपलानी है। जो कि ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है, तो इसे आराम से देख लेना। जब क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में बता दूं कि जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष जेबी कृपलानी थे। उन्हें कांग्रेस के 94 मतलब कि 1946 में मेरठ का अध्यक्ष चुना गया था और वे आज़ादी के समय भी अध्यक्ष रहे थे। वहीं आगे की ओर चलो क्वेश्चन नंबर 11 में। क्वेश्चन नंबर 11 जो कि है कि किसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किया था, किसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किया था, नवाब सलीमुल्लाह खां। इसका आंसर नवाब सलीमुल्लाह खां। तो नवाब सलीमुल्लाह खां के दिसंबर 1906 में इस सम्मेलन के स्वागत समिति के अध्यक्ष तथा राजनीतिक बैठकों का संयोजक ढाका के नवाब सलीमुल्लाह खां ने अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के गठन का प्रस्ताव किया। वहीं क्वेश्चन नंबर 12 की बात किया जाए तो ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि बार बार आपको टेस्ट सीरीज में देखने को मिलेगा। वहीं क्वेश्चन नंबर 12 की बात किया जाए, 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी, तो इसका आंसर दो कौन सा होगा आंसर इसका, ये ढाका में होगा। कहाँ, ढाका में। तो इसका है मुस्लिम लीग की स्थापना ढाका में नवाब सलीम उल्पा ने किया था। वहीं क्वेश्चन नंबर 13 आगे की ओर चलते हैं, जो कि क्या बोल रहा, आप लोग को 2 से 3 सेकेंड दिया जाएगा, तो आप यहाँ पे मार सकते हो, क्योंकि ज़्यादा देर रुकूंगी तो वीडियो बहुत लंबा चला जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 13 है, 1906 में मिंटो में शिमला में मिले मुसलमानों के शिष्टमंडल ने प्रार्थना की, तो इसका आंसर देखो कौन सा होगा। तो इसका आंसर ए, मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक वर्ग। जो कि पूछा जा रहा है 1906 में मिंटो से शिमला में मिले मुसलमानों के शिष्टमंडल ने प्रार्थना की, तो किससे, मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक वर्ग से। 1 अक्टूबर 1906 ईस्वी को आगा खां के नेतृत्व में मुसलमानों को का एक शिष्टमंडल तत्कालीन वायसराय लॉर्ड मिंटो से शिमला में मिला। शिष्टमंडल ने प्रांतीय, केंद्रीय एवं स्थानीय निकायों में निर्वाचन हेतु मुसलमानों के लिए विशिष्ट स्थिति की मांग की। आगे की ओर चलते हैं, जो कि जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध, जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में वायसराय की कार्यकारिणी परिषद की सदस्यता से किसने इस्तीफा दे दिया, तो इसका आंसर दो किसने दिया इस्तीफा, तो ये है शंकर नायर। कौन, शंकर नायर। जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में शंकर नायर ने वायसराय की कार्यकारिणी से इस्तीफा दे दिया था। वहीं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर चलते हैं, जो कि है निम्न में से किसके द्वारा जालियांवाला कांड के विरोध में सर की उपाधि त्यागी गई, तो सर की उपाधि किसके द्वारा त्यागी गई, तो रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा सर की उपाधि उन्होंने त्याग दी थी। वहीं क्वेश्चन नंबर 16 की बात किया जाए, 16 क्या कह रहा, तो निम्नलिखित घटनाओं को सही क्रम में दिए गए कूटों से ज्ञात करें,
तो चलो देखते हैं कौन पहले है। जहाँ पे आप लोग को दिया हुआ जालियांवाला बाग नरसंहार, डॉक्टर सत्यपाल का बंदी बनाया जाना, 1919 का अमृतसर कांग्रेस का अधिवेशन। ये क्वेश्चन आप लोग बहुत आराम से देखना कि इसका आंसर देने की कोशिश करो कि पहले कौन हुआ था, बाद में कौन हुआ। तो यहाँ पे चलो इसका सही आंसर आपका लोग का हो जाएगा ऑप्शन ए, डॉक्टर सत्यपाल का बंदी बनाया गया। उसके बाद जालियांवाला बाग नरसंहार हुआ, फिर 1919 का अमृतसर कांग्रेस अधिवेशन हुआ। तो यहाँ पे डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन कुचली को 9 अप्रैल 1919 को अमृतसर के डिप्टी कमिश्नर द्वारा गिरफ्तार किया गया। तो ये हो गया 9 अप्रैल को। 9 अप्रैल को वहीं अमृतसर के डिप्टी कमिश्नर द्वारा गिरफ्तार किया गया। 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला, मतलब सारे तो 1919 में ही होता, डेट यहाँ पर देखना, ये 13 अप्रैल को हुआ, 13 अप्रैल, 9 अप्रैल। वहीं दिसंबर 1919 में मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अमृतसर अधिवेशन किया गया, ये दिसंबर में हुआ। मतलब ये 9 अप्रैल, डॉक्टर सत्यपाल का बंदी बनाया जाना 9 अप्रैल 1919, जालियांवाला बाग नरसंहार 13 अप्रैल 1919, वहीं 1919 का अमृतसर अधिवेशन जो हुआ वो दिसंबर में हुआ। तो आगे की ओर चलते हैं। सांप्रदायिक अवार्ड और पूना पैक्ट में क्रमशः दलित वर्ग के लिए सीटों को कितनी सीटें दी गई, तो इसका आंसर बताओ क्या होगा। जो सांप्रदायिक अवार्ड और पूना पैक्ट में दलित वर्गों के लिए कितना दिया गया, तो सांप्रदायिक अवार्ड में आप लोग का दिया गया है 71, वहीं दलित वर्ग की बात किया जाए तो 147। पूना पैक्ट अब 147 से 148 पर ढाकर कर दिया गया। वहीं आगे की ओर चलते हैं जो कि क्वेश्चन नंबर 18 है, इसका आंसर खुद से देना चाहो। पूना समझौते का उद्देश्य क्या था, पूना समझौते का उद्देश्य क्या था, तो इसका आंसर होगा दलित वर्गों का प्रतिनिधित्व देना, दलित वर्गों का प्रतिनिधित्व देना। पूना समझौते 71 से बढ़कर 147 अभी जस्ट बताई हूँ। वहीं आगे की ओर चलो जो क्वेश्चन नंबर 19 है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय किसने कांग्रेस रेडियो का प्रसारण किया, भारत छोड़ो आंदोलन के समय किसने कांग्रेस रेडियो का प्रसारण किया, तो इसका आंसर दो क्या होगा। तो इसका आंसर ऑप्शन सी होगा, उषा मेहता ने। उषा मेहता ने। राम मनोहर लोहिया नियमित रूप से इस रेडियो का प्रसारण करते थे। उषा मेहता कांग्रेस के भूमिगत रेडियो का संचालन करने वाले छोटे से दल की एक महत्वपूर्ण सदस्यता थी। वहीं आगे की ओर चलते हैं जो क्वेश्चन नंबर 20 है, सारे क्वेश्चन को आपको बहुत आसानी से डिस्कशन के साथ कराया जाएगा, जो आप लोग को जानना बहुत ज़रूरी है। क्वेश्चन नंबर 20 में भी देखो, निम्न में से कौन कांग्रेस रेडियो पर भारत छोड़ो आंदोलन की अवधि में नियमित रूप से कार्यकारी प्रसारित करता था। यहाँ नियमित रूप से, अभी जस्ट मैंने बताया, इसका आंसर क्या होगा। यदि नियमित रूप से इसको पूछा जाएगा तो राम मनोहर लोहिया, क्या राम मनोहर लोहिया को नियमित रूप से प्रसारण करते थे। वहीं 21 की बात किया जाए, निम्नांकित में कौन एक सुमेलित नहीं है, तो इसका आंसर दो क्या होगा। अदरक राइजोम सही है, अफीम अफीम की डूडी सही है, संतना सही है, वहीं केसर बीज गलत है, तो इसका आंसर ये होगा। केसर फूल के स्त्री भाग से प्राप्त किया जाता है, जो बीज बनाने वाला भाग है। यह एक पुष्पीय बहुपोषीय पौधा है। केसर का स्वाद तीखा होता है तथा इसमें सेफ्रॉन और पिक्रोक्रोसिन नामक रसायन पाया जाता है। इसका उपयोग औषधि एवं अन्य भोज्य पदार्थ के स्वादिष्ट तथा सुनहरा बनाने में किया जाता है। आगे की ओर चलते हैं जो क्वेश्चन नंबर 22 है, जो कि पूछा जा रहा है एपीफाइट्स वे पौधे हैं जो अन्य पौधे पर निर्भर होते हैं। एपीफाइट्स वे पौधे जो अन्य पौधे पर निर्भर होते हैं, तो इसका आंसर दो कौन सा होगा। यांत्रिक अवलंब के लिए, किसके लिए, यांत्रिक अवलंब के लिए। अधिपादप मतलब कि एपीफाइट्स वे पौधा है जो दूसरे जीवित पौधे पर उगे रहते हैं। ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं क्योंकि इनमें पर्णहरित पाया जाता है। ये सिर्फ पोषक पौधों पर यांत्रिक अवलंब के लिए निर्भर रहते हैं।
तो आप लोग को 4 से 5 सेकेंड यहाँ पे दिया जा रहा है। सारे क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करना, देखो कि कितने सही आ रहा है, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना कि 150 में कितने आपके सही थे और कितने गलत थे। तो क्वेश्चन नंबर 23 की बात किया जाए तो क्वेश्चन नंबर 23 बोला जा रहा है हाइड्रोफाइट कहते हैं। हाइड्रोफाइट किसे कहते हैं? तो इसका आंसर दो। हाइड्रोफाइट का एक जलीय पौधा है। क्या है? हाइड्रोफाइट एक जलीय पौधा है। जो बहुत अधिक जल वाले स्थान पर पाए जाने वाले पौधे को हाइड्रोफाइट कहते हैं। इनमें बड़े बड़े अंतराकोशीय स्थान होते हैं जिनमें वायु भरी होती है, जो कि पौधे के तैरने में सहायक होते हैं। वहीं आगे की ओर चलते हैं। मानव शरीर के किस अंग में लसिका कोशिका बनती है? किस अंग में, मानव शरीर के किस अंग में लसिका कोशिका बनती है? ये भी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। लसिका कोशिका कहाँ बनती है? तो ये तिल्ली में जाके बनती है। कहाँ बनती है? तिल्ली में। लसिका कोशिका एक प्रकार की श्वेत रक्त कणिका है जिनका निर्माण लसिका ग्रंथि, तिल्ली, थाइमस ग्रंथि तथा अस्थि मज्जा द्वारा किया जाता है। वही क्वेश्चन नंबर 25 की बात किया जाए, रक्त समूहों की खोज की गई। रक्त समूहों की खोज की गई तो किसने किया रक्त समूहों की खोज? कार्ल एंड स्टीनर ने। कार्ल एंड स्टीनर ने रक्त समूहों की खोज 1900 में किया था। वहीं आगे की ओर चलते हैं जो कि क्वेश्चन नंबर 26 है। मानव तंत्र में निम्नलिखित में से कौन सा एक पाचक एंजाइम नहीं है? कौन सा पाचक एंजाइम नहीं है? तो इसका आंसर दो आप लोग। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गैस्ट्रिन नहीं है। बाकी 5 है तो वो कौन कौन है? ट्रिप्सिन, टाइलिन, पेप्सिन पाचक एंजाइम है जिनका स्वाद क्रमशः अग्नाशय, लार ग्रंथि तथा अमाशय द्वारा किया जाता है। जबकि गैस्ट्रिन एक हार्मोन है जो कि अमाशय में जी कोशिकाएं तथा ग्रहणी द्वारा मुक्त होती है। यह अमाशय द्वारा गैस्ट्रिन अम्ल के स्रावन को दीपित करती है। ये एक हार्मोन है, बाकी सब एक एंजाइम है। ये सब एंजाइम है और ये हार्मोन है। बायोलॉजी का क्वेश्चन ज़्यादा ही पूछा जा रहा है आजकल के सारे एग्जामों में, तो सारे सब्जेक्ट को लेकर चलना भी बहुत ज़रूरी है। क्वेश्चन नंबर 27 की बात किया जाए तो निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण दूध में मिठास आ जाती है? दूध में मिठास आ जाती है किसकी उपस्थिति के कारण? तो इसका आंसर आप लोग दो, लैक्टोज के कारण। किसके कारण? लैक्टोज के कारण। तो दूध में मिठास किसके कारण आ जाती है? लैक्टोज के कारण। जो कि लैक्टोज प्राकृतिक शर्करा है। यह एक कार्बोहाइड्रेट है जो दूध में पाया जाता है और इसकी हल्की मिठास का कारण है। आगे की ओर चलते, कौन सा हार्मोन लरो उड़ो हार्मोन कहलाता है? कौन सा हार्मोन लरो उड़ो हार्मोन कहलाता है? तो इसका आंसर दो। ये सबको पता होगा आई थिंक, एड्रीनलिन। क्या? लरो उड़ो हार्मोन कौन सा? एड्रीनलिन। एड्रीनलिन एपिनेक्रिन नामक हार्मोन एड्रीनल मेडुला से स्रावित होता है जिसके स्राव से हृदय गति से वृद्धि होती है तथा शरीर में उत्तेजना का अनुभव होता है। आगे का क्वेश्चन जो कि बहुत अच्छा क्वेश्चन है, यदि इसमें एक दो क्वेश्चन आपको पता चलेगा तो ये इजी वे में आप मार सकते हो। तो इसका आंसर आप लोग जरूर देना कि क्या होगा। आर्सेनिक 74 ये किस चीज़ का है? तो ट्यूमर। कोबाल्ट 60 तो किसका है? कैंसर। आयोडीन 131 थायराइड। सोडियम 24 रक्त। तो इसका आर्सेनिक 74 की बात किया जाए तो ट्यूमर, कोबाल्ट कैंसर, आयोडीन थायराइड, सोडियम रक्त व्यक्तिकरण। ऐसे क्वेश्चन नंबर इकट्ठा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 की बात किया जाए कि निम्नलिखित में से कौन सा पादप रेशा तने से प्राप्त होता है? पादप रेशा तने से प्राप्त होता है। तो इसका आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन सी, सनई। क्या? सनई। वहीं आगे की ओर चलते हैं जो कि क्वेश्चन नंबर 31 है। ये भी है बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 31, उच्च वेग का क्या होगा? मैंक। तरंग दैर्घ्य एंगस्ट्रॉम, दाब पास्कल, ऊर्जा जूल। मतलब कि इसका ऐसे ही उच्च वेग मैंक, तरंग दैर्घ्य एंगस्ट्रॉम, दाब पास्कल, ऊर्जा जूल। आगे की ओर चलते हैं जो कि क्वेश्चन नंबर 32 अब लगता है मिलान करने वाला का ही दर्शन होने वाले हैं। यदि स्टेथोस्कोप किससे है? वहीं स्टेथोस्कोप हृदय की ध्वनि सुनने से, स्फिग्नोमैनोमीटर रक्तचाप मापने के लिए है। वहीं कैरेटोमीटर सोने की शुद्धता, लक्सीमीटर प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए है। स्टेथोस्कोप रक्तचाप, स्फिग्नोमैनोमीटर हृदय, कैरेटोमीटर सोने की शुद्धता, लक्सीमीटर प्रकाश की तीव्रता। मतलब कि ऑप्शन नंबर सी।
वहीं 33 की बात किया जाए, बल का गुणनफल कौन है? बल का गुणनफल कौन है? तो इसका आंसर आप लोग का ऑप्शन बी होने वाला है, बल का गुणनफल द्रव्यमान गुणित त्वरण को। वहीं जब सीले बिस्कुट को थोड़ी देर के लिए फ्रिज के अंदर रखा जाता है तो वो कुरकुरे हो जाती है, क्यों? फ्रिज के अंदर रखने पर कुरकुरे हो जाती है, क्यों? तो इसका आंसर है फ्रिज के अंदर आर्द्रता कम होती है, इसलिए अतिरिक्त नमी अवशोषित हो जाती है। वहीं आगे की ओर चलते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 35 है। कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोलकर रखा जाता है तो क्या होगा? इसका आंसर आप लोग देने की कोशिश करो तो इसका ऑप्शन सी होगा। आप अंततः कमरे को थोड़ा गर्म कर सकते हो, थोड़ा गर्म होने लगेगा। क्वेश्चन नंबर 36, पास्चुराइजेशन एक प्रक्रिया जिसमें, आंसर दो इसका, क्या होगा? सी, दूध को पहले बहुत देर तक गर्म किया जाता है और एक निश्चित समय में अचानक ठंडा कर लिया जाता है। वहीं को क्वेश्चन नंबर 37 की बात किया जाए कि आजकल सड़क की रोशनी में पीले लैंप बहुतायत मात्रा में प्रयुक्त हो रहे हैं। इन लैंपों में निम्न में से किसका उपयोग करते हैं? तो 37 का आंसर सोडियम। पीले लैंप में सोडियम का प्रयोग किया जाता है। आगे की ओर चलते हैं। आज मिलान करने वाला क्वेश्चन कुछ ज़्यादा ही मेहरबान है। तो ऊष्मा एवं विद्युत का सर्वोत्तम संचालक क्या होगा? चांदी। सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाली धातु? एल्युमिनियम। सबसे अधिक लचीली तथा पिटकर बढ़ाए जाने वाले योग धातु? सोना। ऊष्मा का न्यूनतम संचालक? शीशा। तो इसका आंसर देख रहे हैं तो क्या होगा? ऑप्शन डी। वहीं क्वेश्चन नंबर 39 की चर्चा किया जाए कि धब्बा रहित लोहा बनाने में लोहे के साथ प्रयुक्त होने वाली महत्वपूर्ण धातु कौन सा है? तो क्रोमियम। कौन है? क्रोमियम। आगे की ओर चलते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 40 है। फिटकिरी गंदे पानी को किस प्रक्रिया द्वारा स्वच्छ कर देता है? फिटकिरी गंदे पानी को किस प्रक्रिया द्वारा स्वच्छ कर देता है? इसका आंसर तो क्या होगा? इसका आंसर अस्कंदन होगा। क्या होगा? अस्कंदन द्वारा फिटकिरी साफ कर देता है। तो फिटकिरी को गंदे जल में मिलाने पर जल संशोधन क्रमशः अस्कंदन, ऊर्णन तथा अपसादन के द्वारा होता है, परिणामतः स्वच्छ जल प्राप्त होता है। वहीं आगे की ओर चलते हैं, यहाँ से करेंट का क्वेश्चन स्टार्ट हो जाता है। भारतीय टेबल टेनिस टीम का नया कोच किसे नियुक्त किया गया? भारतीय टेबल टेनिस टीम का नया कोच किसे नियुक्त किया गया? तो इसका आंसर आप लोग दो। इसका आंसर डेजन पॉपिच हो जाएगा। वहीं भारत में राष्ट्रीय प्रसारण दिवस कब मनाया गया? भारत में राष्ट्रीय प्रसारण दिवस कब मनाया गया? तो इसका आंसर 23 जुलाई को। फिर आगे की ओर चलते, फॉर्चून ग्लोबल 500 लिस्ट शीर्ष में भारतीय कंपनी कौन सी है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, रिलायंस। फायर एंड फरी कॉर्प्स सागा ऑफ वैल्यूअर फोर्टिट्यूड एंड सैक्रिफाइस पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका आंसर दो। पुस्तक वाला भी बहुत आजकल क्वेश्चन आ रहा है। लेफ्टिनेंट जनरल रणवीर सिंह। वहीं आगे की ओर चलते हैं कि क्वेश्चन नंबर 45, हाल ही में कौन सी कंपनी भारतीय क्रिकेट टीम की प्रायोजक बनी? कौन सी कंपनी भारतीय टीम की क्रिकेट की प्रायोजक बनी है? तो इसका आंसर ऑप्शन डी, बायजूस। वहीं आगे की ओर चलते हैं, सुपर्को किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी है? तो किस देश की ये एजेंसी है? इसके नाम से ही पता चल रहा है, पाकिस्तान। वहीं आगे की ओर चलते, भारत में पहला अंतरिक्ष अभ्यास इंड स्पेस एक्स किस शहर में शुरू हुआ? ये इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इंड स्पेस एक्स किस शहर में शुरू होने वाला है? तो ये इसका आंसर आप लोग का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नई दिल्ली। CSR जनरल एक्सीलेंस अवार्ड कितनी कंपनियों के द्वारा प्रदान किया गया है? तो कितनी कंपनियों के द्वारा? 6 कंपनियों के द्वारा। हाल ही में बैजी कैद एसएफसी का निधन हुआ। वे किस अफ्रीकी देश के राष्ट्रपति हैं? तो वे राष्ट्रपति किस देश के हैं? तो ट्यूनीशिया। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के क्रियान्वयन पहले नंबर कौन सा राज्य है? पहले नंबर राज्य उत्तर प्रदेश है। किस भारतीय संगठन के अनुसंधानकर्ता मिल्की वे आकाशगंगा में 28 नई तारों की खोज की गई है? 28 नई तारों की खोज की गई है, आरिज।
आगे की ओर चलते हैं। किस भारतीय ने अमेरिका में पीपल्स चॉइस अवार्ड जीता है? क्या पीपल्स चॉइस अवार्ड किस भारतीय ने अमेरिका में पीपल्स रॉयल चॉइस अवार्ड जीता है? तो उसका आंसर आप लोग का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सुदर्शन पटनायक। राष्ट्रीय मुनाफाखोरी रोधी प्राधिकरण का नया चेयरपर्सन किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर दो आप लोग। इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बद्री नारायण शर्मा। वहीं आगे की ओर चलते, चंद्रशेखर द लास्ट आइकॉन ऑफ आइडियोलॉजिकल पॉलिटिक्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक कौन है? हरिवंश तथा रविदत्त वाजपेयी। वहीं आगे की ओर चलते, हाल ही में किस केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल CAPF द्वारा सिक्योरिटी पीडिया को लॉन्च किया गया है? तो ये है केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल। ये सारे करंट से है, करंट तो चेंज होते ही रहेंगे। सोलर पर रूफ टॉप इंस्टॉलेशन में पहले स्थान पर कौन सा राज्य है? तो इसका आंसर गुजरात। अतुल रवि वर्मा का हाल ही में निधन हो गया। वे किस भाषा के कवि व अनुवादक थे? तो किस भाषा के थे? मलयालम। टिफ 2019 में ट्रिब्यूट एक्टर अवार्ड किसे प्रदान किया गया? टिफ 2019 में तो किसे प्रदान किया गया? मैरिल स्ट्रीप। वहीं आगे की ओर चलते, किस अरब राष्ट्र ने हाल ही में पानी के भीतर सैन्य संग्रहालय को लॉन्च किया है? पानी के भीतर सैन्य संग्रहालय को लॉन्च किया है जॉर्डन। हाल ही में वस्तु व सेवा कर परिषद में विद्युत वाहनों की GST दर को 12% से घटाकर कितना कर दिया गया? तो 12% से घटाकर ऑब्वियस से कितना कर दिया गया है? इसको कर दिया गया है 5%। हाल ही में किस अर्थशास्त्री ने सहमति नामक अकाउंट अग्रीगेटर का अनावरण किया है? तो इसका आंसर नंदन नीलेकनी है। वहीं क्वेश्चन नंबर 62 की बात किया जाए, किस IIT के अनुसंधानकर्ता सुपरवर्क्स के लिए नवीन मॉलिक्यूलर फ्रेमवर्क का विकास हुआ? तो IIT कानपुर। आगे की ओर चलते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 63 है। खेलो इंडिया यूथ के तीसरे संस्करण का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? तो इसका आंसर गुवाहाटी में। आगे की ओर, हाल ही में हिंदू इकोनॉमिक्स फोरम ने किस देश में राष्ट्रीय अध्याय शुरू किया? राष्ट्रीय अध्याय कहाँ शुरू किया गया? तो ऑप्शन सी, नेपाल में। 65 की बात की जाए तो किस IIT के वैज्ञानिकों ने पैरालाइज्ड स्ट्रोक से पीड़ित लोगों के लिए 2 उंगली वाले रोबोटिक हाथ का निर्माण किया है? तो कौन है? IIT कानपुर। 2 उंगली वाले रोबोटिक हाथ का निर्माण IIT कानपुर। नीति आयोग द्वारा सतत विकास लक्ष्य सूचकांक जारी किया, जिसके खराब प्रदर्शन करने वाले राज्य कौन सा है? बिहार का कौन सा स्थान है? बिहार का कौन सा स्थान है? तो बिहार का स्थान आप लोग का रहने वाला है डी, दूसरा। विश्व बैंक ने किस परियोजना को इनोवेटिव ऑफ द ईयर 2018 पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो इसका आंसर ऑप्शन बी, जीविका। वहीं आगे की ओर चलते, बरौनी रिफाइनरी तेल शोधक कारखाना का प्रोसेसिंग क्षमता कितना से बढ़ाकर कितना मिलियन टन कर दिया गया? तो इसका आंसर ऑप्शन सी, 6 से 9 मिलियन टन। आगे की ओर चलते, सब्जी की खेती के लिए कृषि इनपुट योजना के तहत बिहार सरकार जैविक कृषि करने वाले किसानों को अनुदान के रूप में क्या देती है? तो इसका आंसर डी, 800। आगे की ओर चलते, नवादा जिले में काकोलत जलप्रपात को कौन से टूरिज्म के लिए तौर पर विकसित करने का निर्णय लिया गया है? तो इको टूरिज्म। यहाँ से मैथ का क्वेश्चन है। मैथ का क्वेश्चन का सॉल्यूशन में बाद में आप लोग यदि ज़रूरत है तो बोल देना, मैं नेक्स्ट वीडियोस बनाना स्टार्ट कर दूंगी। ऐसे मैं इसका भी आंसर बता रही हूँ। क्वेश्चन है, ए और बी मिलकर किसी काम को 8 दिन में पूरा कर सकते, बी और सी उसी काम को 12 दिन में पूरा कर सकते, ए और सी मिलकर उसी काम को 6 दिन में पूरा कर सकते। तो बताइए, ए और सी मिलकर उसे कितने दिनों में समाप्त कर देंगे? तो कितने दिनों में समाप्त कर देंगे? 8 दिनों में। ए किसी काम को 20 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 30 दिन में कर सकता है, ए और बी उसको मिलकर कितने दिन में कर सकते हैं? 12 दिन में।
एक व्यक्ति किसी निश्चित राशि को 10% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर उधार देता है। 20 वर्षों में संयोजित ब्याज की राशि को उधार दी गई राशि से 500 रुपये अधिक हो जाता है तो उधार दी गई राशि क्या है? तो इसका आंसर आप लोग का आ जाएगा ऑप्शन बी 500। एक दुकान सभी ग्राहकों को 5% छूट देती है और सदस्य को 15%। यदि दुकानदार ने भूल से किसी सदस्य को उस वस्तु के लिए 40,000 रुपये ले लिए तो जिसकी मूल कीमत 50,000 रुपये थी तो सदस्य को कितना लाभ हुआ? तो इसका आंसर 375 रुपये। एक खिलौना गाड़ी पर 400 रुपये अंकित है और गणेश पूजा के दौरान उसे 8% छूट पर बेचा गया एक दुकानदार 8% की छूट की घोषणा करता है। यदि वो 16% की अकेली छूट की घोषणा करे तो उसे होने वाली हानि होगी 2.56। एक टैप रिकॉर्डर 10% के लाभ पर 935 रुपये में बेचा जाता है। यदि यह 832 रुपये में बेचा जाए तो वास्तविक हानि कितनी होगी? 15 रुपया। दो शहरों के बीच उड़ान का किराया 9:11 बढ़ गया। किराए में बढ़ोतरी का मूल किराया 18,000 रुपया था। क्या है? तो क्या है इसका आंसर? ऑप्शन सी 4,000। 10 मैथ के भी क्वेश्चन रहते हैं। किसी भंडार के घर में रखे नारंगी, अनानास तथा मिश्रित फलों के रस के डिब्बों की संख्या का अनुपात 8:9:15 है। यदि नारंगी, अनानास तथा मिश्रित फलों के रस के क्रमशः 25%, 33.33%, 20% डिब्बों की बिक्री की जाती है तो बचे हुए भंडार के रसों के डिब्बों की संख्या का अनुपात कितना होगा? तो इसका आंसर ऑप्शन ए है 1:1:2। यदि दूध का मूल्य 60 रुपया प्रति केजी से बढ़कर 70 रुपया प्रति केजी हो जाता है तो एक व्यक्ति दूध की खपत कितने प्रतिशत कम कर देना चाहिए ताकि खर्च समान रहे? तो इसका आंसर आप लोग का ऑप्शन बी होने वाला है 14.28। वहीं आगे की ओर चलेंगे। ए के वार्षिक वेतन का 25%, बी के वार्षिक वेतन के 80% के बराबर है। बी का मासिक वेतन सी के मासिक वेतन का है सी का वार्षिक वेतन 6 लाख है तो ए का मासिक वेतन कितना होगा? तो इसका आंसर आप लोग का ऑप्शन बी होने वाला है 64,000। में आगे की ओर चलते हैं जो कि यहाँ से आपका फिर से क्वेश्चन स्टार्ट हो गया। निम्न में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है? तो इसका आंसर आप लोग दो, क्योंकि मैंने तो बोला था कि 5 सेकेंड का आप लोग का टाइम दिया जाएगा, उसमें आंसर आप लोग दो इसका। तो क्या होगा? मणिपुर। अब खुद बनाने की पहले कोशिश करो। कुल्लू घाटी किन पर्वतों के बीच अवस्थित है? कुल्लू घाटी किन पर्वतों के बीच है? तो धौलाधर तथा बीर पंजाल। वहीं आगे की ओर चलते हैं। जहाँ पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलते हैं वहाँ निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियाँ अवस्थित है? तो इसका आंसर नीलगिरी पहाड़ियाँ। वहीं आगे की ओर चलते हैं जो कि ऑप्शन 84 है। आज बहुत सारा ऐसे क्वेश्चन आ रहा है भाई। बेअंत स्योधर, तो इसका आंसर कच्छ की खाड़ी में, फिर खंभात की खाड़ी में द्वारका हो जाएगा। अरब सागर तट पर द्वीप हो जाएगा काठियावाड़ तट, मतलब ऑप्शन बी। अमरकंटक से कौन सी नदी का उद्गम होता है? अमरकंटक से कौन सी नदी का उद्गम होता है भाई? तो नर्मदा। अमरकंटक से नर्मदा नदी का उद्गम होता है। वहीं चिल्का झील जहाँ स्थित है वह है? चिल्का झील जहाँ स्थित है वह है, आंसर बताओ। उत्तरी सरकार तट। रैगुड़ किसका नाम है? रैगुड़ मिट्टी किसका नाम है? तो ये आपके हो जाएंगे काली मिट्टी का। फिर चंबल नदी में कौन सा बांध स्थित है? चंबल नदी में कौन सा बांध स्थित है? तो ये गांधी सागर। चंबल नदी में गांधी सागर बांध स्थित है। वहीं आगे की ओर चलते क्वेश्चन नंबर 89। KGD 6 बेसिन में जो अप्रैल 2009 से लगातार चर्चा में भारी यात्रा में भंडार है गैस का। वहीं कृष्णापट्टनम बंदरगाह के संवर्धन से निम्न राज्यों में से सर्वाधिक लाभान्वित है? तो आंध्र प्रदेश। कृष्णापट्टनम जहाँ आ गया वहीं आंध्र प्रदेश। वहीं आगे की ओर चलते हैं जो 91 है। आकाश गंगा के वर्गीकार की गई है। आकाश गंगा मतलब मिल्की वर्गीकार की है सर्पिला गैलेक्सी के रूप में।
आगे की ओर चलते जो अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा खींची जाती है, अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा खींची जाती है कहाँ से, प्रशांत महासागर से होकर, प्रशांत महासागर से होकर। वहीं आगे की ओर चलते हैं जो कि 93 नंबर क्वेश्चन है, बलुआ पत्थर एक परतदार चट्टान है क्योंकि वह मरुस्थल से बनती है, मरुस्थल से बनती है। वहीं आगे की ओर भारत में क्षेत्रफल संसार के क्षेत्रफल का 16% है, परंतु इसकी संपूर्ण मानव जाति का 17.5% जनसंख्या है। आगे की ओर चलते 95 शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ है, शिवालिक श्रेणी का निर्माण सेनोजोइक में हुआ, ये इंपॉर्टेंट है, शिवालिक श्रेणी का निर्माण सेनोजोइक में हुआ है। आगे की ओर चलते हैं 96 में अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था, अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया, तो इसका आंसर भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा। आगे की ओर चलते हैं जो कि भारत के संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष कौन है, भारत के संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। वहीं आगे की ओर निम्नलिखित में कौन से अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत प्रवर्तित किए जा सकते हैं, कौन सा चेंज किया जा सकता है, तो मौलिक अधिकार। वहीं क्वेश्चन नंबर 99 की बात किया जाए तो किसी अपराध के व्यक्ति को स्वयं अपने विरुद्ध गवाह बनने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, ये भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान से देखो और इसका आंसर दो। क्वेश्चन कह रहा है किसी अपराध के व्यक्ति को स्वयं अपने विरुद्ध गवाह बनने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है, तो ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20 के 3 में किया गया है। आगे राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत एक ऐसा चेक है जो बैंकों की सुविधा अनुसार अदा किया जा सकती है, किसने कहा था, तो केटी शाह ने। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत एक ऐसा चेक है जो बैंकों की सुविधा अनुसार अदा किया जा सकता है, केटी शाह ने। आगे की ओर चलते हैं जो कि क्वेश्चन नंबर 101 है, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य शामिल किया गया, किसकी संस्तुति पर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य शामिल किया गया है, तो इसका आंसर आप लोग बताओ, जो कि स्वर्ण सिंह समिति बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, स्वर्ण सिंह समिति। आगे की ओर चलते हैं जो भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार होता है, तो इसका आंसर आप लोग दो, फिर मैं बताती हूँ। अप्रत्यक्ष मतदान से, किससे, अप्रत्यक्ष मतदान से राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। वहीं आगे की ओर चलो, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है, तो महाभियोग कौन से अनुच्छेद में, अनुच्छेद 61 के द्वारा। भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव किस तरह होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आराम से देखो और बढ़िया से। भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव के बारे में, जो कि लोकसभा राज्यसभा के सांसदों द्वारा सीधे चुनाव से होता है, लोकसभा और राज्यसभा के सीधे चुनाव से, सभा के सांसदों द्वारा सीधे चुनाव से होता है। वहीं 105 की भी चर्चा किया जाए तो काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च का अध्यक्ष कौन है, तो कौन होता है, भारत के प्रधानमंत्री। काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च का भारत के प्रधानमंत्री। वहीं आगे की ओर चलते जो कि क्वेश्चन नंबर 6 है, जो कि बोला जाए लोकसभा का कोरम की बात किया जाए तो 1/10 होते हैं, तो ऑप्शन में देखते ही कहाँ है, कोरम सदस्य का कुल कितना है, तो 1/10 आपका ऑप्शन नंबर डी में है, तो यहाँ पे हो जाएगा। वहीं 107 में प्रथम लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन है, प्रथम लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष जीवी मौलंकर है। तो आगे की ओर चलते हैं, हमारे संविधान के अनुसार राज्यसभा का कार्यकाल क्या होता है, राज्यसभा के कार्यकाल के बारे में बोला जाए तो इसका आंसर दो, समाप्त न होने का विषय है, कभी समाप्त नहीं हो सकता है राज्यसभा। वहीं 109 की बात किया जाए, निम्नलिखित में मुद्रा आपूर्ति के सर्वाधिक तरल माप कौन है, तरल माप आपका कौन है, तो M1। वहीं आगे की ओर निम्नलिखित में से विभिन्न राष्ट्रों के लिए लॉजिस्टिक निष्पादन की सूचकांक की गणना किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था द्वारा की जाती है, तो इसका आंसर विश्व बैंक द्वारा, लॉजिस्टिक निष्पादन सूचकांक विश्व बैंक द्वारा। आगे की ओर चलते हैं तो 111 नंबर क्वेश्चन जो कि बोला जा रहा है, स्मार्ट सिटी के केंद्र सरकार ने अब स्मार्ट गांव बनाने की योजना के तहत श्यामा प्रसाद मुखर्जी ग्रामीण मिशन को मंजूरी दी है, इस योजना के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, जो कि 111 का है, तो इसका है
इस मिशन के तहत अगले 3 सालों के भीतर गाँवों के 300 क्लस्टरों को विकसित किया जाएगा। सही है। इस मिशन के उद्देश्य गाँव को स्मार्ट गाँव में बदलना, स्थानीय स्तर पर लोगों को रोजगार उपलब्ध करना, महानगरों की ओर पलायन रोकना और ग्रामीण क्षेत्रों को आर्थिक विकास गति देना। ये गलत है। वहीं आगे की ओर चलेंगे, जो कि है इस मिशन का लक्ष्य है राज्यों को केंद्र शासित प्रदेशों की विकास क्षमताओं का उपयोग करना। सही है। इस योजना के सरकारी और ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा क्रियान्वयन के लिए तैयार रूपरेखा के अनुरूप क्लस्टरों की पहचान करना। ये भी गलत है, तो आपका आंसर इसका सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। वहीं आगे की ओर चलते हैं, जो कि 112 है। तो 112 को देखते हैं। भारत में तेजस श्रेणी की पहली लग्जरी रेलगाड़ी किन शहरों में? तेजस श्रेणी की पहली लग्जरी रेलगाड़ी, तो इसका आंसर ऑप्शन डी है, दिल्ली लखनऊ। आगे की ओर चलते हैं। देश में कितने वर्ष से अधिक उम्र के बच्चे को स्वयं संचालित बैंक खाते खोलने की अनुमति अब भारतीय रिजर्व बैंकों को प्रदान कर दी गई? तो 10 बैंक। देश में कितने वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों को स्वयं संचालित बैंक खाते खोलने की अनुमति भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों को प्रदान किया? तो 10 वर्ष के बच्चों को। वहीं आगे की ओर चलते हैं। नए रेशम मार्ग के नाम से प्रसिद्ध विशाल रेल मार्ग एशिया, चीन के यूरोप के किस देश के साथ जोड़ता है? तो किसके साथ जोड़ता है? जर्मनी। भारत में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादक राज्य, गेहूं के बारे में, तो इसका आंसर यूपी हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। भारत में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर, ये इंपॉर्टेंट है, भारत में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष क्या है? तो 2010। इसे ध्यान से देखना आवश्यकता है। वहीं आगे की ओर चलते हैं। शहरी क्षेत्रों में निर्धनता निवारण हेतु एक नया राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन चालू वित्तीय वर्ष 2013-14 में शुरू। इस योजना ने किसे प्रतिस्थापित किया है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी, नेहरू रोजगार योजना। आगे की ओर चलते हैं। जो निम्नलिखित में से कौन सा भारत के नवीनतम कमोडिटी एक्सचेंज है जिसने अप्रैल 2013 में कार्य प्रारंभ किया है? तो इसका आंसर आप लोग का इंडियन कमोडिटी एक्सचेंज ICEX है। आगे की ओर चलते हैं। 119 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? केंद्र व राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई परिवार विकास योजना के तहत नव दंपति को जो गिफ्ट बॉक्स दिया जाएगा उसका नाम क्या है? उसका नाम क्या है? ऑप्शन बी है, नई पहल। उसका नाम नई पहल। केंद्र व राज्य सरकार द्वारा की गई परिवार विकास योजना के तहत नव दंपति को जो एक गिफ्ट बॉक्स दिया जाता है उसको नई पहल। आगे की ओर चलते हैं। जो कि मुख्यमंत्री कन्या उत्थान 2 अगस्त 2018 को कहाँ से शुभारंभ किया गया? तो वैशाली। वहीं आगे की ओर चलते हैं। एक प्रांत के रूप में बिहार को बंगाल से कब अलग किया गया? ये देख लेना, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है। मतलब कि एक प्रांत के रूप में बिहार को बंगाल से कब अलग किया गया? 1 अप्रैल 1912 को। एक पीरा चौरा अवस्थित है। एक पीरा चौर कहाँ अवस्थित है? तो किशनपुर। क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का देश में कौन सा स्थान है? तो ये सब जान रहे, कल के भी क्वेश्चन में था 13वां। एशिया की सबसे बड़ी गोखुर झील कहाँ है? सबसे बड़ी गोखुर झील कहाँ है? तो ये तो सबको पता होगा, कांवड़ झील बेगूसराय, जो कि अपने बिहार में है। वहीं आगे की ओर चलते हैं। धर्मपाल के बोधगया से प्राप्त पाषाण अभिलेख में किस व्यक्ति का उल्लेख है जिसने बोधगया में एक शिव मंदिर का निर्माण करवाया? बोधगया में एक शिव मंदिर का निर्माण करवाया, जो कि है केशव। एशिया का नेक्स्ट क्वेश्चन है। एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला कब और किस स्थान पर आयोजित किया गया है? तो कब और किस स्थान पर करवाएगा? कार्तिक पूर्णिमा सोनपुर मेला। बिहार में रेल पहिया कारखाना किस स्थान में अवस्थित है? बिहार में रेल पहिया कारखाना किस स्थान में अवस्थित है? तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, बेला दरियापुर सारण। आगे की ओर चलते हैं। जो पाल युगीन कलाकार थीमन और उसके पुत्र बिठपाल कहाँ के निवासी थे? तो इसके ऑप्शन हो जाएगा बी, सही उत्तर नालंदा। मार्च 2016 के अंत तक बिहार में व्यावसायिक बैंकों की कुल संख्या कितनी थी? तो कितनी थी? ऑप्शन डी हो जाएगा, 661। आगे की ओर चलते। धातु से बने सिक्के सर्वप्रथम किस काल में पाए गए? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे देख लेना। धातु से बने सिक्के सर्वप्रथम किस काल में? तो बुद्धि काल में, जो कि 6ठी सदी ईसा पूर्व में। आदि ग्रंथ अथवा ग्रंथ साहिब का संकलन
आदि ग्रंथ एवं ग्रंथ साहिब का संकलन निम्नलिखित में से किसने किया था? तो इसका आंसर आप लोग बताओ क्या हो जाएगा गुरु? अर्जुन देव ने। अर्जुन और आदि दोनों का लिंक एक दूसरे से जुड़ा हो, आदि ग्रंथ अर्जुन देव ने। वहीं खालसा के संस्थापक कौन थे? खालसा के संस्थापक की बात किया जाए तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, गोविंद सिंह। खालसा के संस्थापक गोविंद सिंह। 1857 के विद्रोह के समय, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? तो पामर्स्टन। फिर से आप लोग का मिलाने वाला आ गया जो क्वेश्चन नंबर 134 में है, जो कि चलो एक मिलाओगे तो सब मिल जाएगा। अबुल कलाम आज़ाद, अल हिलाल, फिरोज शाह मेहता, बॉम्बे क्रॉनिकल, एनी बेसेंट, न्यू इंडिया, महात्मा गांधी, यंग इंडिया। यदि आपको यहाँ पे एक भी क्वेश्चन पता होगा, यदि क्वेश्चन चलो यहाँ पे बता दिया जाए कि कौन सा होगा, जैसे कि महात्मा गांधी तो इनका तो सबको पता है, यंग इंडिया, एनी बेसेंट, न्यू इंडिया, बचा दो, तो अबुल कलाम आज़ाद, अल हिलाल, फिरोज शाह मेहता, बॉम्बे क्रॉनिकल, बन गया। आगे की ओर चलते हैं। ब्रिटिश पार्लियामेंट में चुना जाने वाला भारतीय कौन था? ये भी इम्पोर्टेंट है। ब्रिटिश पार्लियामेंट में चुना जाने वाला प्रथम भारतीय कौन थे? दादा भाई नौरोजी। आगे की ओर चलते हैं। अंग्रेज भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूस से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल किया गया था? तो इसका आंसर नवंबर